मैं भी ऑल वेल। अभी काफी टेक्निकल इश्यूज हो गए जिसकी वजह से ये मेरे ख्याल से तीसरी बार है जब हमने कोशिश की है आपके आपस में हाँ, कुछ जुड़ने तो भी की। गड़बड़ चल रही थी, हाँ मेरे इसीलिए जो इंट्रो आपको देना था वो इंट्रो मैंने ही दे दिया। हम्म। कि जो लोग मेरे बारे में, मेरी लाइफ को लेकर सवाल पूछते रहते हैं, इधर उधर तमाम तरह के वीडियोस बने हुए दिखाई देते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो डायरेक्टली उनका जवाब दे दिया जाए वंस एंड फॉर ऑल। हाँ काफी सारे मतलब लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि एक एंकर से एक सेलिब्रिटी से बहुत कम मौका मिल पाता है, क्योंकि जैसे आज भी हमारे पास हमें 9 बजे से आना था और 9:21 हो गए हैं और आपका 10 बजे से शो भी है मेरे ख्याल से, तो उस समय बहुत हाँ। कम रहता है। तो सबसे पहले आज हम ना तो कोई न्यूज की बात करेंगे ना पॉलिटिकल कोई बात, वो आपका प्रोफेशन वो सारी चीजें अलग। आज हम वो बात करेंगे जो एक आम लोग, हम जैसे लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं जब हम आप लोगों को टीवी पर। अरे यार, आम ही लोग तो कठिन सवाल पूछते हैं, न्यूज और पॉलिटिक्स के सवाल तो मैं इसीलिए दे दूंगी जवाब। नहीं नहीं, आज कोई न्यूज वाला कोई ऐसा सवाल नहीं, आज वो सवाल होंगे जो एक एंकर को देख के ना लोगों के मन में आता है कि हम टीवी पर देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े होके एंकर बने, या फिर जो अभी यंगस्टर्स हैं उनके मन में काफी सारे सवाल है एंकर्स को लेकर कि हम एंकर्स कैसे बन सकते हैं। तो ऐसे ही हमने ना मतलब बहुत सारे सवाल आए, उन सवालों में से हमने कुछ चुनिंदा सवाल लिए हैं जो आज हम पूछेंगे और लोगों के मन में काफी समय से ये सवाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रभु मुझे बता लाइव पर देना। लाइव पर आपने अपने हमारे लिए समय निकाला। हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों का प्यार आपसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और साथ में लास्ट में अगर समय बचा तो हम जर्नल क्वेश्चंस भी लेंगे, और मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन बहुत सारे होने वाले हैं क्योंकि धड़ाधड़ में मैसेज देख रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब Okay, आपके पास भी समय कम है, तो सबसे पहला जो सवाल है वो हर्ष सोलंकी पूछते हैं जो कि यूपी आगरा से है। वो पूछते हैं एंकर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जिससे एंकर बन जाते हैं। अच्छा सवाल है। हाय हर्ष, एंकर बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? देखो, जो सिलेबस की पढ़ाई है वो तो आपको सब जगह पता चल जाएगा। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं, मास कम्युनिकेशन के हैं, वो सारे कोर्सेज आपको मालूम ही है। गूगल करेंगे सब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगी जो ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं। आपको जिंदगी को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप जिंदगी को अच्छे से पढ़ पाएंगे, अगर आप छोटी छोटी बातों को पकड़ पाएंगे, अगर आपके पास एक नजरिया होगा किसी चीज को जैसी वो दिख रही है उससे 4 या 5 और अलग तरीकों से देखने का, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक अच्छी स्टोरी टेलिंग की स्किल होगी, आपके पास वो बात कहने की क्षमता होगी जो आपको भीड़ से अलग बनाती होगी। प्लस मुझे लगता है कि कितने अच्छे शब्दों में आप किस बात को कन्वे कर पाते हैं, लोगों तक पहुंचा पाते हैं। एक जर्नलिस्ट के अंदर ये खूबियां जरूर होनी चाहिए, और ये बातें आपको किसी सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये आप तब कर पाएंगे जब आप जिंदगी पर एक बारीक नजर रखते हो। और जैसा कि इन्होंने आंसर दिया, आप इनसे ही समझ सकते हैं कि बोलने की कला और अपनी समझाने की कला मैक्सी जी की कितनी अच्छी है। मतलब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चंस एक स्टेट से नहीं है, आप बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं आज अपने, मतलब आपने पूरा होमवर्क किया है अपना, कहाँ से पता नहीं ये सवाल आए हैं। पूरे पिछले महीने से लगातार मैसेजेस कि हमें ये क्वेश्चन पूछने हैं, ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, पर समय के हिसाब से हमें बहुत कम लेना पड़ता है और सभी स्टेट से क्वेश्चन लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हम सारा एक जगह से भी ले सकते। तो अगला क्वेश्चन अंकित जी, अंकित कुमार जो कि बिहार से है, वो करते हैं कि मैम आपको एंकर बनने में कितना टाइम लगा और आपने कहाँ स्ट्रगल किया, आप हमें बताइए। आपको कितना समय लग गया एंकर बनने में, यहाँ तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगी? एक बीज से पौधा बनने में और पौधे से पेड़ बनने में कितना समय लगता है, वो हर बीज के लिए, हर पौधे के लिए और हर प्रजाति के लिए अलग हो सकता है। पॉइंट 1, एंकर बनने के लिए कितना समय लगा? अब इसके लिए एक्चुअली ये बड़ा कठिन सवाल है ये, मतलब इसका जवाब सिर्फ 2 या 3 लाइन में देना बड़ा मुश्किल है। अंकित थे बिहार से हमारे साथ जिन्होंने पूछा ये सवाल। अंकित नाम बताया आपने? अंकित जी हैं जो कि बिहार से हैं, और वे भी शायद ज्वाइन भी किया होगा हमें, तो इतने सारे लोगों में देख पाना तो अंकित का सवाल एक्चुअली बहुत कठिन है, इसलिए क्योंकि
एंकर बनने के लिए क्या सिर्फ आप अपने बोलने के स्किल्स पर काम कर रहे हैं? ऐसी चीज है जो एक दिन में या एक रात में या एक हफ्ते में या एक महीने में नहीं आएगी आपके पास। ये एक सतत प्रक्रिया है जो समय लेती है। फिर सेकंड पॉइंट आता है नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज कैसा है। एक नॉलेज वो होता है जो आप धीरे 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 नॉलेज का भंडार अपने पास एकत्रित करते हैं, रोज देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। एक नॉलेज वो है जो आपको सिलेबस के रूप में अपने आप को हर दिन पढ़कर अपने आप को तैयार करना है। फिर एक चीज ये भी है कि आप जब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए जाने वाले हैं, या स्पेशली अगर आप एंकरिंग और रिपोर्टिंग की फील्ड में हैं, तो आप कैसे दिखते हैं, आप कितने प्रेजेंटेबल हैं, ये भी मायने रखता है। आपको मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग, कई बार मैंने अपनी फील्ड में देखा है कि लोगों को लगता है लुक्स मैटर नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। आप अच्छे दिखेंगे, आप कॉन्फिडेंटली किसी के सामने जाएंगे, तो आप जो बात कह रहे हैं उस बात में होगा। आप कितने प्रभावी ढंग से अपनी बात को कन्वे करते हैं, इसमें आपकी पर्सनालिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें हाँ ज्ञान तो आपने बहुत अर्जित कर लिया, लेकिन एक गंदी सी शक्ल बना के ऐसे ही उजड़े से बाल लेकर और कुछ ऊट पटांग कपड़े पहनकर आप कहीं चल देंगे, तो ऐसा नहीं है। हर चीज का अपना एक महत्व है। आप कितने अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, आप कितने अच्छे से अपनी बात को कन्वे करते हैं, आपकी भाषा कितनी शालीन है, आपके आइडियाज कितने अलग हैं। क्योंकि आज तो देखिए मुझे नहीं लगता खबरों की कोई कमी है, और कितने प्लेटफॉर्म है खबरों के, टीवी, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल, देयर इज सो मच अराउंड। उस पूरी भीड़ में आप अलग स्टैब्लिश तब हो पाएंगे जब आप अपने आप को अलग बनाने का मादा और अपनी बात को अलग तरह से कहने की क्षमता रखते हो। सो आई थिंक एंकर बनने में कितना समय लगा, मुझे लगता है मैं आज भी एंकर बनने की उस प्रोसेस में हूँ, एंड आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, दैट्स व्हाट आई बिलीव। और साथ के साथ मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं ना, मतलब जो लोग भेज रहे हैं कि मैम हम तो टीवी चैनल देखते ही हैं, न्यूज नहीं आपको देखने के लिए देखते हैं, पर्सनालिटी आपकी इतनी अच्छी लगती है। तो अब जो सिर्फ मुझे देखने के लिए मत देखो, जो मैं बता रही हूँ उसको भी सुनना। लोगों को ध्यान नहीं होता ना, जब आपको अच्छी चीज देख रहे होते तो न्यूज से ज्यादा उनका फोकस आप लोगों पे ज्यादा होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत जल्दी चलते हैं समय के अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन महक जी पूछती है, और ये क्वेश्चन खैर नहीं पूछना चाहिए मुझे लाइव पर, कि मैम आपकी सैलरी कितनी, आप कितना कमाते हैं। तो ये तो बड़ा बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से ये अगर 100 में से 80 लोगों के मन में ये सवाल रहता होगा कि यार एंकर है और न्यूज पे दिख रहा है, तो मतलब कितना ज्यादा कमा रहा होगा और कितनी ज्यादा सैलरी होगी। पर खैर ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, पर था तो जनरली दिया गया है। तो देखते हैं आपका जवाब। महक ने सवाल पूछा, लेकिन आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी उसको पूछने में। और मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब सैलरी को लोग लेकर इतना ज्यादा क्यों, मतलब वो रहते हैं कि नहीं सैलरी कितना पैसा मिलता है क्या। और ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं। अमूमन जैसे मैं कभी घर में फैमिली सर्कल में, एक्सटेंडेड फैमिली में, किसी शादी पार्टी वगैरह में आप जाते हैं, तो कई बार वहां भी लोग पूछ ही लेते हैं, अच्छा कितने पैसे मिलते होंगे, अच्छा क्या सैलरी ब्रैकेट होगा। मतलब वो किसी ना किसी तरह से घूम फिरा के, जो डायरेक्टली नहीं पूछ पाते, अच्छा आपकी सैलरी तो अच्छी होगी, या हाँ आप तो इतना कमा लेते होंगे, ऐसे कुछ उनका मतलब एक मिजाज ऐसा कुछ एक दिखाई देता है। वेल बता दूं क्या एग्जैक्टली? एग्जैक्टली हाँ, मतलब ये लगा दीजिए काफी लोगों को उनका आंसर मिलने वाला है आज। मेरे ख्याल से आज तक तो किसी एंकर ने या किसी सेलिब्रिटी ने ऐसे नहीं बताया कि हाँ मेरी एग्जैक्टली सैलरी, बस लोग गोल गोल घुमाते हैं, बातों को घुमाते हैं, हाँ ठीक है। अगर ये जवाब मिलता है तो आज तो मतलब पार होने वाली है, ये लाखों क्या बहुत आगे जाने वाली है। अगर आपका भी कोई दोस्त ये लाइव नहीं देख पाएगा या फिर अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो मीनाक्षी जी के चैनल पर आप इस पूरी लाइव को देख सकते हैं। मीनाक्षी जी के बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। वहां भी आपको अगर बाई चांस इस लाइव में हमसे कुछ रह जाता है, तो मीनाक्षी जी की जो सबसे लेटेस्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप अपना कमेंट कीजिएगा। उस कमेंट में आपका जो भी क्वेश्चन हो आप लिख दीजिएगा। जब नेक्स्ट बार हम लाइव आएंगे तो आप सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे, क्योंकि अभी समय का अभाव है, थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ और थोड़े क्वेश्चन हमारे पास पहले से जो लोगों ने महीने भर पहले भेज रखे हैं वो भी हैं, तो वो भी बताएंगे। तो बताइए मीनाक्षी जी क्या जवाब है महक के इस क्वेश्चन की सैलरी? मैं सोच रही थी कि इतना बोलने के बाद शायद आप भूल जाओगे, लेकिन आपको अभी भी याद है कि मतलब मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट है कि हाँ बहुत लोगों को देखा है, पर अभी तक जवाब मुझे भी नहीं मिला है। देखो ऐसा है, बाय गॉड्स ग्रेस
इतनी सैलरी मिलती है कि आपका घर परिवार अच्छे से चलता है, आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और मुझे एक चीज़ ये ज़रूर लगती है कि पैसा मतलब जब मैंने अपनी पहली जॉब की शुरुआत की थी, अब अगर उसको मैं प्रोफेशनल से हटा के मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को। तो जब सबसे पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था, मतलब मैं खुद उस टाइम फर्स्ट ईयर में थी शायद मेरे ख्याल से, हाँ 12th या फर्स्ट ईयर रहा होगा। तो उस समय पर सब्जेक्ट जो फी होती थी वो 300 to 350 होती थी, और होम ट्यूशन है तो आपको अराउंड 400-500। मेरे घर में कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, तो मैं शायद उनको 2 या 3 बच्चे आते थे, तो आई थिंक समवेयर अराउंड 2000 to 2100 आई यूज्ड टू अर्न एट दैट टाइम। और वो पैसा इतना होता था कि आपकी पॉकेट मनी निकल रही है, आपके थोड़े अपने खर्चे निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते चले गए, जिस जॉब में आप आ रहे हो, जब पहली सैलरी आपके पास आती है ना, उसके कुछ टाइम बाद आपके खर्चे ऐसे हो जाते हैं कि आप कहते हैं यार ये क्या है इससे तो मेरी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही। सो पैसा और जरूरत ये बड़ा अजीब और गरीब दोनों का रिश्ता है कि आप कितना भी कमा लो, उसमें भी आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यार थोड़ा सा अगर इतना और हो जाता ना तो शायद और चीजें बेहतर होती। एक गाड़ी आप खरीदोगे तो आपको लगेगा यार अब ये गाड़ी ठीक है, 5 साल हो गए, अब दूसरी गाड़ी चाहिए, है ना। एक घर हो गया, ठीक है 5 साल हो गया, अब थोड़ा दूसरा घर चाहिए। तो इन जरूरतों का कोई एंड नहीं है। बट ऑन दैट नोट आई विल से कि बाय गॉड्स ग्रेस आई एम अर्निंग वेल। एंड उससे आगे की बात ये है कि मेरे दिमाग में एक्चुअली कुछ आइडियाज हैं जो मैं अपने स्टेट उत्तराखंड के लिए करना चाहती हूँ। अभी कोविड के टाइम में कुछ छोटी मोटी चीज़ें घर के लिए, गांव के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके लिए की, लेकिन वो करने के बाद लोगों का इतना अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने इतनी प्रशंसा की, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि उसके बाद अब मेरे को अपने कंधों पे ना और ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। जैसे हमारे गाँव के ऐसे बच्चे हैं जो मेधावी बच्चे हैं, लेकिन उनके पास बहुत अच्छे मीन्स आगे बढ़ने के नहीं है, तो मैं उनकी एजुकेशन को फंड करने से जुड़ी कुछ चीज़ें करना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे थोड़े और अच्छे पैसों और अच्छी सैलरी की ज़रूरत है। सो इवन दिस सैलरी राइट नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज नॉट इनफ। तो ठीक है, आप जब फॉर द बिगर प्लान्स मतलब समझ सकते हैं कि आपको जब आप एंकर बन जाते हैं तो बताया कि आपकी जो भाषा है बहुत अच्छी होनी चाहिए। जवाब आपको मिल ही गया है, कैसा मिला है, ठीक है। अगला सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये मैं भी जानना चाहता हूँ पर्सनली। तो अगला सवाल जो है वो हिमांशी गोस्वामी पूछती हैं, जो कि हरिद्वार से हैं। वो पूछती हैं, क्या मैम आपको पता है कि मार्केट में सब्जी का भाव क्या चल रहा है? या आप जाते हैं नौकर, क्योंकि ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोगों के घर में नौकर्स होते हैं, वो ले आते हैं यार सब्जी का कौन 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो या 100 रुपए किलो कौन पूछने जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं प्रश्न कि आप लोगों को पता होता है या आप खुद भी सब्जी वगैरह लेने जाते हैं? बाय द वे जैसा आप सोच रहे हैं, मेरे घर में और मेरी लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड एटलीस्ट पिछले 1 साल से जो भी ग्रोसरी, सब्जियां, घर के सामान की जो शॉपिंग है वो मैं कर रही हूँ। उससे पहले मेरे हस्बैंड किया करते थे, बट पिछले 1 साल से मैं कर रही हूँ। और जो हमारे घर में हमको हेल्प करते हैं, घर के कामों में डोमेस्टिक हेल्प है, उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिया ये बोल के कि भाभी आपको क्या पसंद आता है, हमें समझ में नहीं आता, आप जाके खुद जाओ और खुद जाकर लेकर आओ। सो ओनली आई हैव टू कैरी दैट थैला, और उस थैले में जाके सब्जियां भर के जो है वो मुझे ही लानी होती है। और अगर मैं नहीं लाऊंगी तो घर में कोई और भी नहीं लाएगा। सो कई बार आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, तो आई थिंक काफी हद तक मैं सब्जियों के प्राइस आलू का बता दीजिए, आलू क्या रेट चल रहा है? मुझे भी नहीं पता वैसे। आई थिंक 20 से 25 रुपए किलो में मिल जाता है, 25। और अच्छा क्वालिटी डिपेंड, ऑर्गेनिक आलू, ये आलू, वो आलू, उसमें आप देखेंगे तो 20-30 के बीच में वेरी करता है। हिमांशी गोस्वामी जी, आपको जवाब मिल गया? यार नींबू बहुत महंगा है, नींबू बहुत महंगा है। मुझे याद है बहुत साल पहले, मतलब जब हम स्कूल टाइम में थे, तब ऐसा होता था कि 10-12 रुपए में 5-6 नींबू आ रहे थे। आज की तारीख में 6 नींबू कम से कम 50-60 रुपए में आ रहे हैं। हाँ, मतलब महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो हिमांशी जी देख लीजिए, चाहे आप कितने भी बड़े एंकर हो जाए, कि डाउन टू अर्थ है मीनाक्षी जी, उन्हें सब्जी का पता है, जबकि मुझे नहीं पता। अगला क्वेश्चन मुझे टमाटर भी पता है। टमाटर भी आई थिंक कुछ वो ऑर्गेनिक वाला जो कैटेगरी है, देसी टमाटर, और दूसरी कैटेगरी, वो सब मिला के मेरे ख्याल से 50-60 रुपए वाली कैटेगरी में है। सो मोस्टली मोटा मुझे चीजों के प्राइसेस मतलब हैं, क्योंकि हर बार फाइन लिस्ट देखनी पड़ती है। सही में डीप नॉलेज है। मुझे ये भी नहीं पता था कि टमाटर में भी ऐसा कुछ होता है कि ऑर्गेनिक वाला वगैरह नहीं। बहुत सारे चोचले हो गए। नेक्स्ट टाइम मेरे साथ चलना, मैं आपको पूरी ग्रोसरी की शॉपिंग बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से हो चुका है, आप उसका आंसर दे चुके हैं। जो राजीव जी ने पूछा था कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, वो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है।
जो कि अंजलि जी ने पूछा है और ये दिल्ली से है। आपकी शादी लव हुई है या अरेंज, और आप लोग मिले कैसे? अगर अरेंज हुई है तो कैसे मिले थे, मतलब पहली मुलाकात हुई या पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया तो ठीक है, कहते हैं ना कि शादी के बाद ही एक दूसरे को पहली बार देखना, वो वाला सिस्टम था, या लव थी? और लव थी तो आप लोग मिले आप कैसे? मेरे को देख के आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि मतलब मैं ऐसे बिल्कुल गाय की तरह जाऊंगी और ऐसे घूंघट में जिसको मेरे सामने लाएंगे उसको एक्सेप्ट कर लूंगी? सो इट वाज नेवर द केस। लेकिन आई थिंक इस वाले क्वेश्चन के लिए ना अमित को साथ में होना चाहिए था, तो मजा आता। तो कहानी के दोनों पहलू जो है वो आपके सामने, दोनों पक्ष, हम कहते हैं ना स्टोरी में दोनों पक्ष होने चाहिए। तो ऐसा करते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन को ना हम हाईलाइट कर देते हैं कि अंजलि ने ये क्वेश्चन है, और जब नेक्स्ट लाइव होगी ना हाँ, तो इसको हम अगले में हाँ अमित जब जी के अमित साथ, साथ में होंगे ना तब जवाब, हाँ तो भाई क्योंकि दैट विल बी आई थिंक ये सब इंटरेस्टिंग। जानना है ना, तो जल्दी से जाके मीनाक्षी जी के बायो में पहुंच जाओ और वहां चैनल को लिंक होगा, पहुंच के सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगला वाला लाइव ना बड़ा मजेदार होने वाला है। और आप लोगों के मन में भी जो भी क्वेश्चन हो, आप सीधा सबसे जो लेटेस्ट वीडियो हो उसमें जाके कमेंट कर दो। मैं पर्सनली उन सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मीनाक्षी जी से कैसे भी रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के टाइम जरूर निकलवाऊंगा और वो सारे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। तो अगला क्वेश्चन है कि जो एंकर की जॉब होती है वो कितने घंटे की होती है? जैसे 8 घंटे नॉर्मल है, पर यार एंकर और जर्नलिस्ट की जॉब को आप घंटों में तो बिल्कुल भी नहीं बांध सकते। वी वर्क 24/7 into 365. देयर इज नो होली, दिवाली, न्यू ईयर, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको, आप ये मान के चलिए, आपको दफ्तर से अगर फोन आए, इट्स लाइक इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो आप यू कांट से नो। आई मीन, और आपको खुद भी ये चीज फील होती है कि यार हम एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर लोगों के फ्लाइट को उनके पास पहुंचाना सबसे पहला आपका काम है, आपकी जॉब है। कई बार, और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, कई बार ऐसा है कि आपकी किसी कलीग की तबीयत खराब हो गई, वो नहीं है, या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो आप ऑफिस जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग में आए हैं तो आपको फिर दोपहर के टाइम में भी आना है, या कुछ ऐसा हो गया तो आपको आपकी जरूरत शाम के समय में पड़ी, ऑन सम डिफरेंट केसेस आप आ भी गए। तो जर्नलिस्ट की जॉब को, एंकर की जॉब को, इवन न्यूज रूम में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब को आप सिर्फ आवर्स में नहीं बांध सकते। इवन जब हम लोग घर में भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अराउंड 3 बजे के आसपास ऑफिस आती हूँ, पर उससे पहले के टाइम में जब मैं घर पे हूँ तो उस समय भी मैं न्यूज़पेपर्स देख रही हूँ, मैं सोशल मीडिया लगातार ट्रैक कर रही हूँ, अपने शो में आज मैं ये स्टोरी चलाऊंगी, वो स्टोरी चलाऊंगी, मेरा डे प्लान ये होगा। अपनी टीम के साथ मैं घर से ही 11-12 बजे के आसपास एक मीटिंग कर रही हूँ। तो इट्स हार्डली ऑफिस आवर्स, इट्स लाइक आप ऑलमोस्ट पूरे दिन ही एंगेज हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मजबूरी है, हमें मजा आता है इसका। आई लव माई वर्क, आई लव माई जॉब। शायद अगर ये नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं पूरे दिन अब क्या करूं, खाली इतना टाइम है, मैं टाइम का क्या करूं। तो जैसे मैंने भी जॉब की थी तो मतलब बहुत मजा आता था। कभी ये नहीं रहता था कि 8 घंटे की जॉब है, हमें 9 घंटे भी हो जाते थे, 12-12 घंटे भी हो जाते थे, तो बड़ा मतलब आनंद में, टाइम का पता नहीं लगता था काम करते हुए। अब जब भी समय कम है तो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और जल्दी जवाब लेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि जब एंकर बन जाते हैं तो आपके पास एक मीडिया की पावर होती है, तो आप क्या किसी भी नेता से मिलने, भाई शाहरुख खान से मिलने का मन कर रहा है, या किसी सेलिब्रिटी से मिलने का, नेता से, मोदी जी से या किसी से मिलने चलते हैं, तो आप बहुत आसानी से किसी से मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन जो किया है वो आयुष ने किया है, वो भी दिल्ली से है, कि क्या मैम एंकर बनने के बाद हम किसी से भी मिलने आराम से जा सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी से या फिर किसी नेता से, क्योंकि आपके पास पावर रह जाती है, लोग जानते हैं आप भी एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आई गेस हर जॉब का एक पर्क होता है, which is like some added advantage। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा है, आप जब इस प्रोफेशन में हैं, स्पेशली अगर आप एंकर हैं, क्योंकि इंटरव्यूज करने हैं तो आप करेंगे, या कुछ बातचीत करनी है किसी बड़े मसले पर, या कोई फिल्म रिलीज हो रही है, तो उस केस में हाँ ये एक एडवांटेज है। बट देन उस केस में भी ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी पर्सनल काम से उनसे मिलने चले जाएंगे। जो भी चीजें होती हैं वो ऑफिशियल ही होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई XYZ फिल्म रिलीज हो रही है, उसकी स्टारकास्ट फिल्म प्रमोशन के लिए आई और वो बात कर रहे हैं, आप मुझे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वो बातचीत बस उतनी ही है। बड़े रेयर केस में होता है कि वो बातचीत कभी फ्रेंडशिप के लेवल पर चली जाए या एक जान पहचान के लेवल पर चली जाए। ये बड़े रेयर केसेस में होता है, ऐसा नहीं है कि इट इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। पर्सनली कोई किसी को अप्रोच कर ले ऐसे ही, वो तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ एक चीज जरूर है कि जब आप इस प्रोफेशन में हैं
ओवर द इयर्स आप एक क्रेडिबिलिटी कमाते हैं, आप एक नाम कमाते हैं, आप एक मेहनत करते हैं, और जो 2 लोग सालों से आपको देखते आ रहे हैं वो आपके चेहरे से परिचित हैं, वो आपके अंदाज से परिचित है, उनको पता है कि हाँ ये जर्नलिस्ट ऐसे काम करता है, ऐसे सवाल जवाब करते हैं। तो वो जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो क्रेडिबिलिटी सिर्फ आम इंसान की नजरों में नहीं होती। कई बार सेलिब्रिटीज भी लगातार न्यूज देख रहे हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी बैकग्राउंड आपका पता होता है, या आप किस तरह के जर्नलिस्ट हैं, आपकी अप्रोच कैसी है, वो चीजें उनको भी मालूम होती हैं। तो कई बार वो थोड़ा बहुत हेल्प करता है कि अगर आप डायरेक्टली उनसे बात करने की कोशिश करें, तो इट वर्क्स एज ए विजिटिंग कार्ड फॉर यू, कि आपको लोग बाय फेस पहले से जान रहे हैं, या उन्होंने आपको कहीं ना कहीं देखा है। तो हाँ, थोड़ा वो एक्सेस कंपैरेटिवली आसान होता है, कंपैरेटिवली। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे नेता लोग हैं, बॉलीवुड सितारे, उनके पीछे गनर्स चल रहे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा भेजा है सचिन जी ने। सचिन जी हमारे दिल्ली से ही है, ये भी तीसरे लगातार दिल्ली से क्वेश्चन है कि क्या आपको भी बॉडीगार्ड या गनर मिले हुए हैं जो आपके पीछे पीछे आपकी सेफ्टी लेकर चलते हैं, बिल्कुल मतलब एक लुक देते हैं ना, टीवी में देखते हैं लोग बाग, तो उसके रिगार्डिंग क्या एंकर बनने के बाद अगर कल को मैं भी एंकर बनता हूँ तो मेरे पीछे भी गनर या बॉडीगार्ड ऐसे चलेंगे, दो चार सात चल रहे हैं? यार हम लोग आम लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहाँ से लोगों के दिमाग में सारी चीजें आती हैं? कोई गनर, कोई बॉडीगार्ड, भगवान की दया से ऐसी कोई जरूरत अभी तक नहीं पड़ी। हाँ, मेरे को ये लगता है कि जनता और उनका प्यार ही शायद हमारे लिए बॉडीगार्ड और एक कंसर्न के रूप में काम करता है। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज आपके पेरेंट्स तो आपके लिए चिंतित होते हैं, कभी आप देर सवेर शिफ्ट के बाद घर जा रहे हैं, कुछ हो रहा है। लेकिन मैं जैसे लास्ट मुझे याद है, मैं उत्तराखंड में चमोली आपदा कवर करने के लिए गई थी। तो उस दौरान ये हुआ कि क्योंकि मैं टनल के बाहर खड़े होकर कवर कर रही थी, और वहाँ पे इतना जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ था, परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। इवन एक बार तो मैं खुद मलबे में मेरा पैर धंसा और मैं ऑलमोस्ट लोअर बॉडी जो है मेरा पूरा उसमें चला गया था। और शायद वो लाइव भी दिखा वो सीन, क्योंकि मैं लाइव सिचुएशन में थी उस वक्त। शायद घर में पेरेंट्स ने भी देखा होगा, क्योंकि वो भी लगातार टीवी से चिपके हुए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतने लोगों के मैसेजेस आए, और वो लोग जो डायरेक्टली मुझे जानते नहीं है, जिनका मुझसे डायरेक्ट संबंध नहीं है, पर उन्होंने मुझे सिर्फ टीवी में देखा हुआ है, जर्नलिस्ट एंकर के रूप में जानते हैं। पर उन्होंने, वो भी इतना कंसर्न थे, आप ठीक है, आपको चोट तो नहीं लगी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खाने पीने का ख्याल रखिए, डिहाइड्रेट मत हो जाइएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। सो इट फील्स, आई मीन, सो गुड कि वो लोग जिनसे आपका खून का रिश्ता नहीं है, वो भी आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो या आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो शायद उनके हित से भी एक स्तर पर जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक जब ऐसी शायद ब्लेसिंग्स होती हैं, तो मे बी दे वर्क लाइक अ कवच फॉर यू, एक कवच की तरह वो आपके लिए काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास उत्तराखंड से आया है दिया राणा। दिया राणा जी पूछते हैं कि क्या लेडी एंकर को प्रेगनेंसी में छुट्टी मिलती है 2-3 महीने की? अगर मिलती है तो क्या सैलरी पूरी मिलती है या सैलरी कट कर मिलती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मतलब बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये मन में होता है। बट मतलब सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी तक लाइफ के उस वाले फेज में नहीं गई हूँ, और अभी तक मैंने वो फेज देखा नहीं है, तो इसलिए आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग्स। लेकिन हाँ, मैंने अपनी जितनी फीमेल कलीग्स को देखा, या जो प्रेगनेंसी के फेज में थी, मैटरनिटी लीव पर गई, तो आई थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बल्कि उल्टा जो स्टाफ है, जो आपके कलीग्स हैं, वो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, स्पेशली इस तरह के केस में। और इनफैक्ट तब तो बल्कि मैंने कई बार ये भी देखा है कि जैसे जो हमारी फीमेल कलीग्स थी, अगर वो प्रॉपर 9 आवर्स की शिफ्ट नहीं कर पा रही हैं, स्पेशली लाइक 7 मंथ्स या 8 मंथ्स वाला जो टाइम है, उस टाइम पर इनफैक्ट कि वो कम आवर्स के लिए आए, या जो इम्पोर्टेंट काम है उतना करके चले जाएं, इतना तक भी जो है लोग सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे मतलब लार्जली मैंने ये देखा है। हो सकता है बहुत सारे एरियाज की अगर मुझे जानकारी ना हो तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, जहाँ तक जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने अभी तक काम किया, वहाँ मैंने ये देखा है लार्जली पीपल वर वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। अगला क्वेश्चन हिमांशी जी का है, जो कि है हमारी, इन्होंने मतलब अपना मेंशन नहीं कर रखा है ये कहाँ से है। ये कहते हैं कि मैं अभी स्कूल में कॉलेज लाइफ में हूँ, बीए सेकेंड ईयर में हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कैमरा देखकर बोलने की, लेकिन बोला नहीं जाता। तो हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि कैमरा देखते ही हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं और चेहरा गर्म हो जाता है। क्या टिप है कि ये लोग जो कैमरा साई होते हैं, जैसे बहुत लोगों के मन में डर होता है कि कैमरा के सामने आके बोल नहीं पाते,
पहले के मुकाबले तो अब कम हुआ है, आज अब की जो जनरेशन है काफी अच्छा कर रही है, पर अब भी काफी ज्यादा आबादी ऐसी है जो कैमरा चाहिए, कैमरा के सामने आके नहीं बोल पाती या स्टेज पर भी नहीं बोल पाती। उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, वो एकदम actually ये स्टेज फियर, कैमरा फियर लोगों में होता है, बहुत लोगों में होता है, लेकिन इसको दूर करने के लिए एग्जैक्ट मतलब कोई ट्रिक होती हो, ऐसी कोई ट्रिक या ऐसा कोई फॉर्मूला तो मेरे पास नहीं है। ऑल आई कैन से कई बार कुछ चीजें जिनको एकदम से ब्रेक करके दूसरी तरफ जाना आपके लिए आसान ना हो, वो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं अगर जिम जाती हूँ और इन दिनों मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग वर्कआउट बना हुआ है ये, जब मुझे हाई जंप लगानी होती है और आप फ्लोर से जंप करके एक छोटा सा स्टूल या एक टेबल आपके सामने रखा होता है, आपको जंप करके उस पर जाना है। एट फर्स्ट जिस दिन मुझे कहा कि तुमको ये करना है और मैम आप ये करिए, आप जंप लगाइए और जंप लगाकर इस पर चढ़िए, जब मैंने उसको देखा मुझे लगा मैं इतना हाई जंप करके मैं कूद ही नहीं सकती हूँ यहाँ पर। मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही थी, जब मैं सोच ही नहीं पा रही तो मेरे पैर ही नहीं उठ रहे हैं उसके लिए। सो इट वाज लाइक कि मेरे दिमाग ने ही मान लिया पहले लेवल पर कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। दिमाग ने मान लिया तो बॉडी ने भी मना कर दिया। तो मेरे ट्रेनर ने मुझे समझाया कि आप पहले ये सोचना बंद करो कि आप ये कर नहीं सकते हो। एंड ये मैं सच बता रही हूँ, हार्डली अभी पिछले हफ्ते की बात है। तो मैंने उसे कहा कि आप एक काम करो, इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर दो सो दैट मैं ये फील कर पाऊँ कि हाँ इट इज अचीवेबल, ये किया जा सकता है। तो उन्होंने थोड़ी हाइट उसकी कम की, मुझे लगता है शायद इतने हाथ का डिफरेंस आया होगा, इतनी हाइट उसकी कम की, और उसने कहा कि आपको सिर्फ एक जंप लगाना है, बस फॉरगेट कि आपको इसकी 5 रेप्स करने हैं, सिर्फ एक जंप लगा लो। तो मैंने वो एक जंप, मुझे नहीं पता कैसे लगाया, बड़ी मुश्किल से हुआ, बट वो हो गया। वो हुआ तो फिर उसके अगले दिन मैं 2 जंप और लगा पाई। नाउ आई रीच्ड अप टू 5 कि मैं 5 जंप्स लगा लेती हूँ। So I think like this is the best way for any problem जो आपको पहली बार में सोच के लगता है कि हम नहीं कर सकते। Slowly, gradually, things do happen. अपने मन से आपको जो एक ना शब्द होता है ना, किसी भी काम को सुनते ही आप ना कह देते हो, वो ना शब्द बिल्कुल हटा देना है कि हाँ वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। किसी ने कहा कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या करना चाहिए कि जिससे ये प्रॉब्लम हटे, बट आई थिंक कुछ ऐसा कुछ होने से शायद हो जाए। That's what I feel, क्योंकि मुझे रिसेंट एग्जांपल से हुआ। अच्छा 9:48 हो गया, मेरे शो का टाइम होने वाला है, so let's just wrap up. 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। आपको इंस्टा पर ब्लू टिक कैसे मिला हुआ है? ये निखिल जी हैं जो झारखंड से हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपको ये ब्लू टिक का बड़ा क्रेज है कि ब्लू टिक मुझे भी चाहिए, वो कैसे मिल जाता है ये ब्लू टिक? यार एक्चुअली आई थिंक ब्लू टिक ट्विटर पे और इन सब पे वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। सो ट्विटर पे मैंने अप्लाई किया था, हालांकि जो मेरा पिछला ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ से भी, उनकी तरफ से भी जो ओवरऑल जो ट्विटर इंडिया की जो टीम है उनके पास एक रिक्वेस्ट जाती है, क्योंकि होता क्या है हमारे नाम से ना बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स बन जाते हैं और फिर एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि कौन सा सही है, फिर वो कुछ का कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा इशू कंसर्न रहता है। तो हमारे लिए कंपैरेटिवली वो एक्सेस थोड़ा सा इजी था, आप बिल्कुल ही एक ब्लैंक प्रोफाइल के मुकाबले। तो मुझे एग्जैक्टली क्योंकि काफी टाइम हो गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या हुआ। आई थिंक इंस्टा पर कुछ ऑप्शन होता है, शायद मैंने वही अप्लाई किया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट वही अप्लाई किया था एंड देन ऑटोमेटिकली समडे आई सॉ माय इंस्टा प्रोफाइल एंड देयर वाज अ ब्लू टिक, सो दैट्स हैपेंड। तो अब जल्दी से हमारा नेक्स्ट ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे दीपक जी पूछ रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं। जब कोई एंकर देश से बाहर जाता है तो क्या सारी पेमेंट चैनल करता है या हमारी जेब पर खर्चा पड़ता है? मतलब वो फ्लाइट वगैरह का खर्चा, वहाँ 5 स्टार में रहने का खर्चा। देखिए आप चाहे विदेश जा रहे हैं, चाहे आप देश में किसी ऑफिशियल टूर पे जा रहे हैं, वो सारा खर्च जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए प्रिपरेशन करती है, वो ही पे करते हैं। हाँ, लेकिन अब आप जाके फॉर एग्जांपल मैं केरला गई, उस टाइम राहुल गांधी वायनाड से अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे, और मतलब मेरे को हमेशा से था, मैं जब भी लेडीज को देखती थी वो कसाबू साड़ी होती है ऑफ वाइट क्रीम कलर की और उस पे गोल्डन बॉर्डर होता है, तो मेरा सपना था कि मुझे वो लेनी है। ऑल्दो दिल्ली में बड़ा इजीली मिलती है, लेकिन आप जहाँ जाते हैं तो आपको लगता है ना कि चलिए वहां से लेते हैं। तो मैंने एक साड़ी वहां से ली और मेरी एक आदत सी बन गई कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना वहां से मैं एक साड़ी जरूर लेकर आती हूँ। सो इट्स लाइक माय कलेक्शन। तो ऑब्वियसली फॉर माय साड़ी माय चैनल इज नॉट गोइंग टू पे, सो आई डू पे फॉर दिस। अपनी जो चीजें जो आपको कहीं जाके लगती हैं वो आप खुद करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके मन में भी, या जो आने वाले जर्नलिस्ट हैं उनके मन में भी काफी सारा रहता है कि एक जर्नलिस्ट की जो ड्यूटी होती है बड़ी ले सकते हैं जिम्मेदारी वाली होती है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है,
तो ये क्वेश्चन पर्सनली मेरा भी है, और जो हमारे नुपेश दिल्ली से हैं, उन्होंने पूछा है कि अगर किसी जर्नलिस्ट पर जब वह ड्यूटी कर रहा है उस समय जॉब रहते हुए कोई उनके ऊपर केस हो जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए या कोई मुकदमा दायर हो जाए, तो उसकी जो सुनवाई होती है, उस पे जो वकील का खर्चा होता है, उसकी टोटल खर्चा वो क्या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो केस लड़ा जाता है या हमें पर्सनली लड़ना पड़ता है? हम कभी बात टीवी पर होते देखिए ये इसमें फंडा बहुत ही क्लियर है। जब आप चैनल पर कोई भी बात कह रहे हैं उस टाइम पर आप चैनल का फेस है, एज एन एंकर, एज अ रिपोर्टर। इवन जो लोग डेस्क पर लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन डेस्क पे जो लोग लिख रहे हैं, जो बिहाइंड कैमरा काम कर रहे हैं, वो कम से कम उनका चेहरा, क्योंकि ऑन स्क्रीन नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी उतनी बनती है। कई बार अगर कोई फैक्चुअल मिस्टेक हुई या किसी को आपत्ति हुई, किसी ने कुछ इस तरह के लीगल मामलों में आप फंस गए, तो जो चीज आपके ऑन एयर कंटेंट से जुड़ी हुई है, जो चैनल पर गया है या फॉर्म पे गया हो या प्रिंट पे गया हो, उससे जुड़ा हुआ कोई भी मसला है, वो हर चैनल में, ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक लीगल टीम होती है जो उसको देखती हैं, तो वो उसको पूरा मैनेज करती हैं। अब लेकिन अगर कोई मामला आपके इंडिविजुअल एक्शन से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर फिर ऑब्वियसली चैनल ये तय करेगा कि वो कहाँ तक जो है उसको मतलब देखेंगे, या कहाँ तक वो आपको हेल्प, क्योंकि आप उनके एम्प्लॉय हैं, तो वो कहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आई थिंक ये चीजें डिपेंड करती हैं। बट अब बिल्कुल मेरे चैनल पर ऑन एयर जाने का टाइम हो गया। सो अब आप ये ध्यान रखिए कि अगर जितने लोग यहाँ जुड़े हैं वो लाइव पर आए, तो टीवी पर लाइव देखें, शो देखें, उस पर अपना फीडबैक देखें, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। थैंक यू सो मच सर्वेश। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी आपका कि लोगों को आपने इतना समय दिया अपना।